हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका MYR मैथ्स बाई रोहित में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की परीक्षा अध्ययन। आज पढ़ते हैं हम अध्याय 2 बहुपद के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसी सीरीज में अपना पहला प्रश्न है, क्या है पहला प्रश्न? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये हमारे पास क्या एक बहुपद। हमसे पूछा क्या गया है कि इस बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें इसके क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करने। शून्य का मतलब हम आपको लोग समझा चुके हैं। शून्य का मतलब हमें x के मान ज्ञात करने, और x के कितने मान आएंगे इस सवाल में? 2 मान आएंगे। जितनी बहुपद की अधिकतम घात होती है, जो अधिकतम घात होती है उसी अधिकतम घात को बहुपद की घात बोलते हैं, और जो बहुपद की घात होती है जितनी उतने उसके शून्यक होते हैं। तो इसमें बहुपद की घात कितनी है? अधिकतम 2। तो इसके कितने शून्यक होंगे? 2। शून्यक 2 होने का मतलब x के कितने मान होंगे? 2 मान होंगे। तो अपन इसके निकालते हैं मान, है ना, शून्यक निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि देखो यहाँ गुणांक, आप लोग गुणांक क्या कहलाता है? यहाँ x का गुणांक क्या है? 2। जो उसके गुणा में लिखा, x के गुणा में क्या लिखा? 2। तो x का गुणांक क्या है? 2। यहाँ क्या लिखा? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? चर का गुणांक होता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या है? 4, और 4 का गुणांक क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1। जहाँ कुछ नहीं है उसका मतलब होता है 1। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो अचर राशि है जी अचर पद कहलाता है, जी चर पद कहलाता है। जो अचर पद होता है अचर पद का, और जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसका, यहाँ पर क्या है? 1। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 8 एकम 8, 8 एकम 8। और कैसा? जी ऋण का था, जी धन का था, तो ऋण और धन का गुणा करेंगे तो ऋण का 8। और बीच में, बीच का मतलब है x का गुणांक क्या है? 2। वो भी किसका? 2, ऋण का 2। इन दोनों को लिख लेंगे। आपको क्या करना है, जी जो आपको जी हमने लिखा है ऋण 8 और ऋण 2, इसको आपको सवाल में हल नहीं करना, इस कार्य को आपको रफ कार्य में करना है। तो देखो हमने लिख लिया, ठीक है। अब क्या करना है? अब आपको करना ये है कि आपको ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है कि जिनका गुणा करने पर ऋण 8 आए और जोड़ने घटाने पर ऋण 2 आए। क्यों ऋण 8 ही क्यों आए? क्योंकि जो संख्या हमें गुणा करने पर मिली है उसको गुणा करने पर प्राप्त करना है, और जो बीच की संख्या है x का गुणांक उसको जोड़ने या घटाने पर प्राप्त करना है। तो हमारा क्या आया था? ऋण 8 एकम ऋण 8। तो गुणा करने पर क्या मिले? ऋण 8 मिले, और जोड़ने घटाने पर क्या मिले? ऋण 2 मिले। तो यहाँ पर तो छोटी संख्याएं हैं, तो हमें पता चल रही होंगी सर 4 और 2 संख्याएं, 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, और 4 में से हम ऋण 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये है हमारे पास, है ना। लेकिन हमें क्या करना है? हमें प्राप्त जो करना है कि ये तो छोटी संख्या है 8, तो आप इसके डायरेक्ट निकाल। यदि कोई बड़ी संख्या आएगी तो आप क्या करेंगे? देखो हम दिखाते हैं। इसके हम क्या निकालेंगे? गुणनखंड। जो गुणा करने पर चाहिए उसके गुणनखंड निकालेंगे। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो यहाँ से हम जोड़ा बनाते हैं। तो 1 लिया हमने 2, 1 लिया क्या? 2 दूनी 4 लिया, बचा दिया 2। तो 2 दूनी 4, और क्या बच गया? 2। तो 4 और 2 ऐसी 2 संख्याएं हो गई कि गुणा करने पर क्या मिलेगा? हमें 8 मिलेगा। तो कर देते हैं गुणा। 4 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा? ऋण का 8 मिल जाएगा। इतनी बात समझ पाए होगे? हाँ, समझ पाए कि सर 4 का 2 में गुणा करने पर 8 तो मिल जाएगा, लेकिन चिन्ह ऋण कहाँ है? लाते हैं, उसको भी लाते हैं। अब पहले इसको बनाते हैं ना। कैसे? कि हमें जोड़ने घटाने पर क्या चाहिए? 2। तो 4 में से 2 जोड़ेंगे। यदि हम 4 में 2 जोड़ेंगे तो क्या 2 मिलेगा? नहीं। 4 में 2 जोड़ेंगे तो बड़ी हो जाएगी। तो 4 में से हमें 2 घटाना है। हमें क्या चाहिए? 4 में से हम क्या कर देंगे? 2 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि हम 4 में से 2 घटाएंगे तो संख्या 2 तो मिल जाएगी, लेकिन क्या चाहिए? ऋण का 2 चाहिए। किसका चाहिए? 2, ऋण का। लेकिन यहाँ पर क्या मिलेगा? बड़ी संख्या धन की, तो उत्तर भी धन का होगा। तो ये तो ऋण तो मिलेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं? घटते कब हैं? जब एक संख्या धन की हो और एक संख्या ऋण की हो तो घटते हैं। तो अपन क्या करते हैं? इसको ऋण का कर देते हैं, इसको धन का कर देते हैं। एक संख्या ऋण की, एक संख्या धन की, घट जाएंगे। 4 में से 2 गया, 2 बचा। बड़ी संख्या का चिन्ह आता है उत्तर में, तो बड़ी संख्या ऋण की है तो उत्तर का चिन्ह ऋण आ जाएगा। तो यहाँ ऋण 4 और 2 है, तो यहाँ पर भी ऋण 4 और 2 ही होगा। तो देखो 4 दूनी 8, और ऋण और धन का गुणा होगा तो ऋण। तो यहाँ से हमें संख्याएं मिल गई। कौन कौन सी? 2 संख्याएं मिल गई, ऋण 4 और ऋण 2। बस यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारे पास 2 संख्याएं हैं,
इन संख्याओं का उपयोग करके हमें क्या करना है, बीच में जो लिखा हुआ है इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, देखो एक्स स्क्वायर ज्यों कहते हो, एक्स स्क्वायर ज्यों कहते हो, जी ऋण का है जी 2x है, इसको हमें इस रूप में तोड़ना है। इन दोनों को हम क्या दे देंगे, xx दे देंगे, तो क्या हो जाएगा ऋण का 4x और ऋण का 4x धन का 2x, है ना। x दोनों में आएगा, क्यों, क्योंकि जोड़ना घटाना हो रहा है, क्योंकि यदि इसके साथ इसके या इसके साथ हम x नहीं देंगे तो एक चर पद हो जाएगा, एक अचर पद हो जाएगा, तो वो घटेगा या जुड़ेगा नहीं, तो इसलिए x दोनों के पास होगा। 4x में से 2x गया, क्या बच जाएगा, 2x बच जाएगा। और बड़ी संख्या ऋण की है तो ऋण का 2x ऋण का 2x बचेगा। तो हमने कुछ नहीं किया, इसको हमने ज्यों कहते हैं लिखा है। हमने इस 2x था जो हमारे पास, इसको हमने दो भागों में तोड़ दिया। जो 2x था हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऋण का 4x धन का 2x, 4x में से 2x गया, क्या बचेगा 2x, और बड़ी संख्या ऋण की है तो ऋण का। इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, ऋण का 4 गुणा 2, तो 4 दूनी 8 ऐसा लिख सकते हैं ना। अब देखो अब क्या करना है, आपको क्या करना है, आपने जो 2x को दो भागों में बांटा है, आपको उसमें से एक भाग इसको दे देना है, एक भाग इसको दे देना है। चूंकि आप क्या ज्ञात कर रहा है, शून्य ज्ञात कर रहा है, मतलब इसको शून्य के बराबर रख रहा है, इसलिए यहीं पर हम क्या रख लेंगे, शून्य के बराबर रख लेंगे। क्यों रख लेंगे, क्योंकि हम शून्य ज्ञात कर रहे हैं, इसको शून्य के बराबर इसलिए रख लेंगे। अब देखो यहाँ से क्या करना है, जो आपने 2x को दो भागों में तोड़ा था, एक भाग इसको दिया, एक भाग इसको दिया, इसमें से हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। इतने में से कॉमन लेंगे, इतने में से कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे देखते हैं क्या कॉमन आ जाता है। इसके पास क्या है, x है, इसके पास एक ही x है, और इसके पास x स्क्वायर है। x स्क्वायर का मतलब है x गुणा x है, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा। इसके पास x के ऊपर 2 की घात थी, एक इसने बाहर दे दिया, क्या बचा, एक x बचा ऋण। इसके पास एक ही x था, इसने बाहर दे दी, क्या बचा, ऋण 4 बचा। इस कोष्टक में क्या बना है, x ऋण 4। सेम जी अगले कोष्टक में भी बनाना है, यदि नहीं बनता तो आपका सवाल गलत है। इस हमें बनाना ही कैसे भी करके जी अगले कोष्टक बनाना है। तो देखो बनाते हैं, इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, 2 कॉमन लिया। इसके पास क्या बच गया, इसके पास बचा x, 2 था 2 बाहर आ गया, x बचा। इसके पास जी 2 था 2 बाहर आ गया, क्या बचा, ऋण का 4। और जब हमें दिख रहा था तो कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पर धन का आ जाएगा, बराबर क्या होगा 0। अब पूरे में से, इस पूरे में से देखते हैं क्या कॉमन आ रहा। इसके पास क्या है, x ऋण 4, इसके पास, और कॉमन कहाँ से आते हैं, हमेशा कॉमन धन और ऋण के ए साइड उस साइड से आते हैं, है ना। धन के इस साइड, धन के या ऋण के इस साइड और इस साइड से कॉमन आते हैं। तो x ऋण 4 इसके पास है, x ऋण 4 इसके पास है। हम क्या करेंगे, x ऋण 4 हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, इसके पास बचा x, और यहाँ से x ऋण 4 लिया, इसके पास क्या बचा, धन का 2, और ये क्या है, बराबर में 0 चल रहा है। हम क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रख देंगे और एक बार इसको 0 के बराबर रख दोगे। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, जी आपने अलग अलग 0 के बराबर क्यों रखा। तो देखो हमने इसलिए 0 के बराबर रखा, यहाँ पर थोड़ा समझो। जैसे हमें किसी ने दिया है कि 2 संख्याएं, संख्या नहीं दी, 2 संख्याएं हैं a और b, और a और b बराबर क्या है 0। a गुणा b बराबर हमें उत्तर क्या दिया है 0। तो देखो ऐसा कब होगा कि a और b का गुणा करने पर 0 हो, ऐसा तभी हो सकता है कि या तो a का मान क्या हो 0 और जो b जो कहते हो, तो 0 का b में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। या फिर ऐसा हो कि a का मान a ही हो, b का मान 0 हो, तो 0 का a में गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि a और b दोनों का मान क्या हो 0, के a का मान भी क्या हो 0 और b का मान भी क्या हो 0, तो यहाँ पर क्या रख दोगे, a गुणा b, तो 0 गुणा 0 तो 0 मिलेगा, है ना। जी मान समझ, या तो a 0 होगा या b 0 होगा, हमें पता नहीं कौन 0 है, इसलिए हम इसको भी 0 रख देंगे, इसको भी 0 रख देंगे बराबर में। तो देखो बराबर 0 रखने से क्या हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा। जिस साइड ऋण का 4 है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन का 4 हो जाएगा, और इसका पक्षांतर होगा, जी इसका इस साइड किसका है, धन का 2 है, तो उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, ऋण का 2 हो जाएगा। तो x के हमें 2 मान मिले। हमने पहले ही बोला था आपसे कि कितने मान मिलेंगे, जो बहुपद की घात होती है उतने उसके शून्यक होते हैं, उसके x के उतने मान होते हैं, 2 की घात, तो x के हमें 2 मान मिले। अब क्या करेंगे, हम एक को बोल देंगे एल्फा। आप बोलेंगे सर जी
कहाँ से आ गया है नया शब्द, है ना। तो अल्फा और बीटा व्यापक शून्यक, जैसे एक व्यापक द्विघाती बहुपद माना जाता है ax² प्लस bx+ c, इसको क्या बोलते हैं, द्विघाती बहुपद का व्यापक बहुपद। इसको क्या बोलते हैं, 2 की घात का व्यापक बहुपद। ऐसे ही इनको भी व्यापक शून्यक बोला जाता है। तो इसको मान लेंगे 2 शून्यक है, x का 1 4 है, 1 है ऋण 2, तो एक x को मान लेंगे अल्फा, अल्फा बराबर है 4, और 1 को मान लेंगे बीटा, बीटा बराबर क्या है ऋण 2। इसको बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा। तो अल्फा बराबर हमने मान लिया 4, 2 मान आए हैं x के, तो 1 को बोल देंगे अल्फा, 1 को बोल देंगे बीटा। तो हमारे 2 शून्यक है कौन, अल्फा और बीटा। अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर ऋण 2। इतनी बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो हमने क्या निकाल लिए, शून्यक निकाल लिए। सवाल ने हमसे क्या बोला था, शून्यक ज्ञात कीजिए, उसके बाद हमें शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करनी है ना। तो शून्यक तो हमारी जी निकला है। अब अपन देखते हैं कि गुणांक क्या कहलाते, फिर उनके बीच संबंध, है ना। तो देखिए कि गुणांक क्या कहलाते हैं। जो हमारे पास प्रश्न था x² - 2x - 8, ये है हमारा प्रश्न, है ना। द्विघातीय क्या है, ये द्विघातीय बहुपद है। अपन द्विघातीय बहुपद का व्यापक बहुपद लिखते हैं। तो द्विघातीय बहुपद का व्यापक बहुपद क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx+ c, है ना, ax² प्लस bx+ c। इसकी तुलना इस प्रश्न से करने पर द्विघातीय क्या लिख देंगे यहाँ पर, द्विघाती बहुपद की तुलना प्रश्न से करने पर। द्विघाती बहुपद की तुलना अपन क्या करेंगे, प्रश्न से करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा, ax², यहाँ पर क्या लिखा x², यहाँ पर x² है, यहाँ पर x² है, यहाँ पर a है, तो यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका 1, या आप ऐसे भी लिख सकते हो ax²। जी क्या लिखा, ax², यहाँ पर क्या लिखा है x²। तो देखो a यहीं पर रहेगा, जी x² है, जी यहाँ पर गुणा में x², इस साइड आएगा तो बटे में x² से x² कट जाएगा, क्या बचेगा 1। तो a बराबर क्या आ जाएगा 1। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर b है, यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर b है, तो b की जगह क्या लिखा है 2 लिखा है, और यहाँ पर धन लिखा है। यहाँ पर चिन्ह भी हमें क्या लेना है, साथ लेना है, क्योंकि धन रहता तो अपन लगाते नहीं, लेकिन यदि ऋण है तो ऋण आपको लेना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर b है, तो यहाँ पर क्या है ऋण 2, तो b का मान कितना हो गया ऋण 2। बात करते हैं c की, यहाँ पर c है, यहाँ पर क्या है ऋण का 8, तो c बराबर क्या हो गया ऋण 8। समझ पाए हो, हमने क्या किया, प्रश्न की तुलना द्विघातीय बहुपद से की है। द्विघातीय बहुपद से करने पर हमें क्या मिले, a, b और c के मान मिले, है ना। a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा ऋण का 2 और c बराबर हो जाएगा ऋण का 8। जी थे हमारे पास क्या, गुणांक। जी है हमारे पास शून्यक, और जी है हमारे पास क्या, गुणांक। अब प्रश्न ने क्या बोला है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो देखिए शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध 2 प्रकार का होता है। कौन सा, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो हमें इन दोनों की जांच करनी है। तो क्या है, पहला शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का संबंध क्या होता है, शून्य क्या है हमारे अल्फा और बीटा, तो शून्यकों का योगफल, तो हम अल्फा और बीटा का क्या कर देंगे योग, तो अल्फा धन बीटा, ये क्या है शून्यकों का योगफल, मतलब शून्यकों का अल्फा योगफल जो हम आपको पहले बता चुके हैं। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा धन बीटा बराबर होता है ऋण b/a। इसमें हम मान रखेंगे, और यदि दोनों साइड इक्वल आ रहा है तो जी हमारे संबंध की जांच हो जाएगी, है ना, और वो सत्य होंगे। तो अल्फा और बीटा का मान रख देंगे। अल्फा का मान कितना है 4 धन बीटा का मान कितना है ऋण का 2 रख देंगे, बराबर जी सूत्र का ऋण बी का मान कितना है ऋण का 2, तो जी ऋण सूत्र का और बी का मान जी ऋण का 2 चिन्ह आ रहा है, तो हमने एक को कोष्टक में बटे ए का मान कितना है 1 जी लिख दिया। इसको हल करते हैं तो 4 धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण, और जी क्या हो जाएगा 2,
और इस साइड क्या होगा ऋण, और ऋण का गुणा होगा तो हो जाएगा धन 2/1। 1 का भाग लगाएंगे 2 में तो क्या आएगा 2 ही आएगा, और 4 में से 2 गया क्या बचेगा 2, बड़ी संख्या धन की तो धन का 2 बराबर 2, तो जी 2 बराबर 2 आया। तो है ना ये है हमारी क्या शून्यकों का योगफल के संबंध की सत्यता की जांच हुई। अब करते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अपन समझते हैं, है ना। जैसे योगफल था जे, तो गुणनफल क्या होगा एल्फा गुणा बीटा। एल्फा गुणा बीटा क्या होता है C/A। C/A जी हैं शून्यक, जी हैं उसके गुणांक, जी हैं शून्यक, जी हैं गुणांक, तो जी शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध हो गया। एल्फा का मान कितना है 4 गुणा बीटा का मान कितना है ऋण का 2 बराबर C का मान कितना है ऋण का 8/A। A का मान कितना है 1। हल कर देंगे, 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, और जी धन का है जी ऋण का है, धन और ऋण का गुणा हुआ तो ऋण बराबर 8 में 1 का भाग लगाएंगे तो ऋण का 8, तो इस साइड भी आया ऋण का 8, इस साइड भी आया ऋण का 8। तो जी हो गया हमारे के पास क्या शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच। आप लोग समझ पाए होंगे, है ना। आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। करते हैं अगला प्रश्न, है ना। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है 6x² ऋण 3 ऋण 7x जी है हमारे पास। तो आप लोगों इस सवाल को करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है शून्यक निकालना है, फिर शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध बताते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है इस प्रश्न को जमाना है। जमाना है मतलब इसको सही से सेट करना है। उसने आगे पीछे करके दिया है। कैसे आगे पीछे करके दिया है, क्योंकि पहले हमें इस प्रश्न को क्या करेंगे x की घातों के क्रम में जमा लेंगे। पहले x के ऊपर 3 की घात अगर हो तो फिर 2 की घात, फिर 1 की घात, फिर बिना x अचार पद है ना, तो पहले 2 की घात जी लिखा ही है 6x², फिर 2 की घात है 1 की घात, 1 की घात कहाँ है जी, तो जी 7x आगे आ जाएगा, है ना। फिर x खत्म ही है ना, तो जी आ जाएगा पीछे। ऐसे हम पहले इसको जमा लेंगे। यदि आप ऐसा जी काम नहीं करोगे और जिस प्रोसेस से हमने आपको सवाल सिखाया है अगर आप वैसा करने लग जाओगे पहले सवाल जैसा, है ना, तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि पहले आप इसको घातों के क्रम में जमा लो, फिर उसके जैसा करोगे तो सही होगा। तो अब हमने घातों के क्रम में जमा लिया, पहले जी काम करना है आपको। अब क्या करते हैं उस सवाल में हमने क्या सिखाया था कि हम अचर पद का और x² के गुणांक का पीछे का ये बोल सकते हैं। जो c होता है इसकी तुलना करते हैं x² + bx + c से, तो जो c होता है c का x² के गुणांक में गुणा कर लेते हैं, या फिर जो सबसे पीछे लिखा हो अचर पद और x² का गुणांक इनका गुणा कर लेंगे। जी क्या है 6 और जी क्या है 3, तो बाजू में कर लेंगे 6 गुणा किसका 3 ऋण का 3, तो ऋण का 3 बराबर क्या हो जाए 6 तेरी 18, और किसके 18 जी धन का है, जी ऋण का धन और ऋण का गुणा हुआ तो ऋण का, और बीच में क्या लिखा है ऋण का 7x, ऋण का 7x। तो आपको दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है कि गुणा करने पर क्या मिले। अब इसको मिटा देते हैं कि गुणा करने पर हमें ऋण का 18 मिले और जोड़ने घटाने पर ऋण का 7 मिले, है ना। तो यदि नहीं आ रही है दिमाग में तो अपन क्या करते हैं, हमने सिखाया क्या करेंगे 18 के गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 नाम 18, 3 तेर का 9 और 3 एकम 3। तो देखते हैं पहले इन दोनों को लेते हैं, है ना। तो हमने इन दोनों का गुणा कर लिया। पहले 3 दूनी 6, एक संख्या मिल गई 6 और एक संख्या मिली 3। अब हम इनको देखते हैं, 6 और 3 का गुणा करेंगे 18 मिलेगा, हाँ मिलेगा। 6 और 3 को जोड़ेंगे क्या 7 मिल रहा है, 6 और 3 को जोड़ा तो मिला 9। अच्छा घटा के देखते हैं, 6 में से 3 गए तो क्या मिलेगा 3, मतलब ये नहीं आ रहा। चलो अब फिर से बदलते हैं। अब हमने इन दोनों का गुणा किया है, अब पहले क्या करते हैं इसको अलग छोड़ते, अब इन दोनों का गुणा करते हैं। तो 3 तेर का 9 और जी हमारे पास क्या बच गया 2, तो हम 9 और 2 का गुणा करेंगे तो 18 मिलेगा, हाँ मिलेगा। 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या 7 आएगा, हाँ आ रहा। तो हमारे पास दो संख्या हमें मिल चुकी हैं, कौन सी 9 और 2। 9 और 2 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 18 मिलेगा, और 9 और 2 9 में से 2 जाएगा तो 7 मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमने संख्याएं अरेंज कर ली कि संख्याएं मिल रही हैं। अब हम चिन्हों को भी
सही से सेट करते हैं कि जो चिन्ह चाहिए वो आ रहा है क्या, क्योंकि हम 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 तो मिल जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या धन की तो जी किसका आ जाएगा, धन का, और हमें चाहिए किसका, ऋण का। हमें क्या करना है, घटाना भी है और ऋण का भी चाहिए। घटाने पर ही मिलेगा 7, क्योंकि 9 में से 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, तो घटाने पर ही 7 मिलेगा। तो हमें क्या करना है, आप इसको बनाना पहले, तो हमें घटाना भी है और चिन्ह भी क्या चाहिए, ऋण का। तो ऐसा कब संभव है, कब घटते हैं, जब एक धन का और एक ऋण का हो तो घटते हैं। ठीक है, तो एक धन का एक ऋण का करेंगे। अब कौन धन का कौन ऋण का, तो हमें उत्तर में क्या चाहिए, ऋण चाहिए। तो इसका मतलब जो बड़ी संख्या है वो ऋण की होनी चाहिए, छोटी संख्या धन की। तो ये ऋण का हो जाएगा और ये धन का। 9 में से 2 अब घट जाएंगे, एक धन का एक ऋण का घट जाएंगे। 9 में से 2 गया 7, और जी क्या है, ऋण का 9 है, तो यहाँ पर भी ऋण का लगा देंगे। तो देखो ये भी अरेंज हो गया, 9 दूनी 18, धन ऋण का गुणा होगा तो ऋण, और ये भी सेट हो गया। अब बस इसको यहीं पर, जिस अपन ने इनको दो जे काम हमें क्यों करना होता है, क्योंकि जैसे इसको हम तोड़ेंगे, क्योंकि हमें बीच में क्या लिखा था, x का गुणांक क्या था 7, इसको हमें तोड़ना पड़ता है, क्योंकि इसको जब तोड़ेंगे तो वो इसके हिसाब से टूटेगा, तो तब ही हमारा क्या होगा, कॉमन आएगा। तो हमने ये काम किसको किया है, बीच वाले को तोड़ने के लिए किया है। तो जिस हिसाब से हमने बीच वाले को तोड़ा है उसी हिसाब से हम यहाँ पर लिख देंगे। तो देखो जी 6x² ज्यों का त्यों, जी 7x को 2 भागों में तोड़ा है, यहाँ पर लिख देंगे क्या, ऋण का 9, इसके साथ x लगाए तो x लगा देंगे, धन का 2x। यहाँ पर देखो हमने बीच वाले को 2 भागों में तोड़ दिया। जी 7x था, 7x को हम क्या लिख सकते हैं, ऋण का 9x, धन का 2x, 9x में से 2x जाएगा, क्या बचेगा, ऋण का 7x, और जी क्या लिखा है, ऋण का 3। अब क्या करेंगे, जो बीच वाले को आपने 2 भागों में तोड़ा है, एक भाग इसको दे देंगे, एक भाग इसको दे देंगे, और हम क्या लेंगे, इनमें से कॉमन लेंगे। यहाँ से देखो क्या क्या कॉमन आ सकता है, अधिक से अधिक कॉमन लेना है। सबसे पहले तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, चलो x कॉमन आ गया, ठीक है। अब और क्या कॉमन आएगा, यहाँ पर 6 है, मतलब इसको एक काम करो, हम एक बार और तोड़ के लिख देते हैं, आपको अच्छे समझ में। 6x को हम कैसा लिख सकते हैं, 3x गुणा 2x, 3 दूनी 6, और x और x का गुणा होगा तो गुणा में घातन जुड़ जाती है, यहाँ एक की, एक और एक कितने की हो जाएगी, 2 की। 3 का 2 में होगा तो 3 दूनी 6, x में होगा तो x²। ऋण जी 9x लिखा है, 9x को हम ऐसा लिख सकते हैं, 3x गुणा 3। आप बोलोगे सर इसके पास भी x नहीं आएगा क्या, नहीं, क्योंकि यदि x के साथ x लगा दोगे तो x और x का गुणा होगा तो x² बन जाएगा। चूंकि हमारे पास एक ही x है, इसलिए एक कोई के पास x देंगे, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं, और जी इसको ऐसा ही लिखा रहने दो, 2x ऋण 3। अब देखो इतने में से हम कॉमन ले दें, क्या क्या कॉमन आ रहा, इसके पास 3x है, इसके पास 3x है, 3x हमने कॉमन ले लिया, इसके पास क्या बचा, 2x बचा, जी ऋण बचा, इसके पास 3x था, बाहर दे दिया, क्या बचा, 3 बचा। सेम ऐसे ही अगले कोष्टक में बनाना है, तो देख पा रहे हैं बिल्कुल बना रखा है। जब ज्यों का त्यों बना रखा हुआ होता है, कुछ कॉमन नहीं आता तो कॉमन क्या आ जाता है, 1। क्यों, क्योंकि 1 का गुणा करने पर ज्यों का त्यों वही मिलेगा। तो हमने 1 कॉमन ले लिया, क्या बचा, 2x ऋण 3। और इनको बराबर में क्या करते आना है, 0। क्यों करते आना है, क्योंकि हम इसको शून्य निकाला है, शून्य कब निकलेंगे, मतलब शून्य क्या है, शून्य इसको 0 कर देगा, मतलब हमें शून्य निकालना है, मतलब इसको 0 के बराबर करना है, तो कर दिया है ना। चलो अब पूरे, तो देखो यहाँ से अब क्या करेंगे, पूरे में से कॉमन लेंगे। पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा, 2x ऋण 3 जी कॉमन आ गया, इसके पास भी 2x ऋण 3 है, इसके पास भी 2x ऋण 3 है, तो जी आ गया हमारे पास क्या कॉमन, क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 3x, और यहाँ पर बच गया धन का 1 बराबर में 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर रख देंगे, और एक बार इसको भी 0 के बराबर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2x ऋण का 3 है, उस साइड जाएगा तो धन का 3, ये 2 बटा में है, सॉरी गुणा में, इस साइड जाएगा तो बटे में, तो क्या आ गया, x बराबर x बराबर 3/2। तो इसको क्या बोल देंगे, एल्फा। एल्फा बराबर क्या हो गया, तो एक शून्य जी हो गया, अगला शून्य निकालते हैं, ये साइड धन का 1 है, उस साइड जाएगा तो बराबर के उस साइड जाएगा तो ऋण का, जी इसको क्या बोलते हैं, पक्षांतर बोलते हैं ना, कि पक्षांतर जब बराबर के इस साइड इस ओर उस ओर जब संख्याएं होती हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं। यदि ऋण का हो बराबर के उस साइड जाएगा तो धन का हो जाएगा, इस साइड धन का हो तो उस साइड जाने पर ऋण का हो जाता है, यदि इस साइड गुणा में लिखा है तो उस साइड जाने पर
क्या हो जाता है, भाग में जाता है। यदि इस साइड भाग में लिखा है तो उस साइड जाने पर किस में जाता है, गुणा में। तो जी इस साइड, अब देखो इस साइड किस में लिखा था, धन का 1, तो इस साइड आया तो किसका हो गया, ऋण का 1। अब ये 3 किस में लिखा है, x के गुणा में, उस साइड जाएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में, किसके, ऋण 1 के भाग में 3। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ऋण 1/3। एक x का मान जे, एक x का मान जे, एक को बोल दिया अल्फा, एक को बोल देंगे बीटा, बीटा बराबर ऋण 1/3। तो जी हमारे क्या है, शून्यक, हमारे पास शून्यक तो निकाला है। अब अपन निकालते हैं शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध निकाला, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, गुणांक। गुणांक निकालने के लिए क्या करेंगे, हम प्रश्न की तुलना, प्रश्न क्या है, 6x² ऋण 7x ऋण 3 है ना, 6x का वर्ग ऋण 7x ऋण 3, इसकी तुलना हम द्विघातीय बहुपद से करेंगे। तो द्विघातीय बहुपद क्या है, ax² + bx + c, इससे क्या करेंगे, तुलना। तो a बराबर x² यहाँ है, x² यहाँ है, यहाँ पर क्या है a, यहाँ पर क्या है 6, तो a बराबर क्या आ जाएगा 6, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर b है, तो b बराबर क्या आ जाएगा, चिन्ह सहित उठाना है, b की जगह क्या लिखा है, ऋण का 7, तो b बराबर क्या आ जाएगा, ऋण का 7। और यहाँ पर क्या है c, यहाँ पर क्या है ऋण का 3, तो c बराबर क्या आ जाएगा, ऋण का 3। हमारे पास जी हैं शून्यक, ये हैं गुणांक। तो हम क्या करते हैं, अब इनकी सत्यता की जांच करते हैं। तो क्या होते हैं संबंध, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध होता है क्या, एक योगफल का और एक गुणनफल का। तो योगफल का संबंध क्या होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b/a। तो अल्फा का मान कितना है, धन का 3/2, धन बीटा का मान कितना है, ऋण का 1/3। इसको हमने कोष्टक में क्यों लिखा, क्योंकि एक धन का एक ऋण का है, तो दोनों धन और ऋण साथ में नहीं लगा जाते, इसलिए हमने एक को कोष्टक बंद कर दिया। ऋण जिस सूत्र का ऋण, b का मान कितना है, ऋण का 7/a, a का मान कितना है 6। हल कर देंगे तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 3/2, धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण 1/3 बराबर, ऋण और ऋण का गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, धन और 7/6। यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6 है ना, 3 का गुणा 3 में, 3 3 का 9, ऋण 2 का गुणा 1 में। ऐसे हालांकि ऐसे हर बार संभव नहीं होता जी, हम आपको एलसीएम में सिखा चुके हैं जी, कब संभव, जब एलसीएम इन दोनों का गुणा हो, जब एलसीएम इन दोनों का गुणा करके निकले तो हम इसका गुणा यहाँ करके, इसका गुणा यहाँ करके जी निकाल सकते। नहीं तो नॉर्मल प्रोसेस क्या होती है, इस 2 का भाग लगाएंगे 6 में, कितनी बार गया, 3 बार, 3 का गुणा 3 में, तो 3 3 का 9, इस 3 का भाग लगाएंगे 6 में, कितनी बार गया, 2 बार, 2 का गुणा 1 में, तो 2 एकम 2 बराबर क्या लिखा है 7/6। 9 में से 2 गया, क्या बचा 7, बटे में क्या है 6, और इस साइड क्या है 7/6। तो ये था हमारे पास शून्यकों का योगफल। सत्यता की जांच हो गई, इस साइड भी 7/6, उस साइड भी 7/6। दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यक क्या है, अल्फा गुणा बीटा। तो अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो अल्फा का मान क्या है 3/2 गुणा बीटा का मान क्या है ऋण 1/3 बराबर c का मान कितना है, ऋण का 3/a, का मान कितना है 6। यहाँ पर गुणा कर लेते, 3 एकम 3, धन और ऋण का गुणा हुआ तो ऋण, 3 दूनी 6 बराबर, यहाँ पर क्या है ऋण का 3/6। तो देखो जे भी बराबर ऋण के 3/6 बराबर ऋण के 3/6। तो ये है हमारी शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। ये हो गई सत्यता की जांच। करते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्या, 4u। नेक्स्ट सवाल है 4u² माइनस, सॉरी माइनस नहीं प्लस है ना, प्लस 8u। इसको करते हैं, इसको करते हैं ना, तो क्या करें हम कि इसको किसके बराबर करना है, 0 के बराबर। तो सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, 0 के बराबर लिख देते हैं। अब क्या करें,
जी क्या लिखा 4u, 4u को हम ऐसा लिख सकते हैं 2u गुणा 2u होगा ना, 2 दूनी 4 और u का गुणा होगा तो u का वर्ग धन 8u। 8u को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कैसे 2u गुणा 4 और बराबर क्या है 0। तो 4 दूनी 8 और u है। अब पूरे में से क्या करते हैं हम कॉमन ले लेते हैं। पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा, इसके पास 2u है, इसके पास 2u है तो 2u हमारे पास कॉमन आ गया। इसके पास क्या बचा 2u बचा और इसके पास क्या बचा 4 बचा, बराबर में क्या है 0। तो एक बार इस 2u को किसके बराबर रख दें 0, क्योंकि दोनों गुणा में है तो या तो j 0 होगा या तो j 0, क्योंकि इन दोनों का गुणा करने पर क्या आ रहा है 0। यदि दो संख्याओं का गुणा करने पर 0 आता है तो इतना हम कह बिल्कुल 100% अवश्य कह सकते हैं कि उन दोनों संख्याओं में से एक ना एक तो 0 होगी ही होगी और हो सकता है दोनों 0, इसलिए हम दोनों को ही 0 के बराबर रख के देख लेते हैं। 2u को 0 के बराबर रख दिया और 2u धन 4 को भी क्या रख दिया 0 के बराबर। तो जी 2u ये 2 किस में गुणा में, इस साइड जाएगा तो भाग में 0/2 तो u बराबर क्या आ जाएगा 0। सेम यहाँ 2u जी इस साइड धन का 4 है, उस साइड जाएगा तो ऋण का 4, उस साइड से मतलब बराबर के उस ओर है ना, इस ओर धन का 4 है, उस ओर गया तो ऋण का 4। जी 2u किस में है जी 2 गुणा में u के, इस साइड जाएगा तो बटे में आ जाएगा तो 2 दूनी 4 तो u बराबर क्या आ गया हमारे पास, एक u का मान मिला 0, एक u का मान मिला ऋण का 2 तो एक को बोल देंगे अल्फा, एक को बोल देंगे बीटा है ना। तो अल्फा का मान है 0, बीटा का मान है 2। अब इसी प्रकार अपन क्या करते हैं शून्यकों और गुणांकों की भी सत्यता की जांच करनी। तो सबसे पहले हमने शून्यक तो निकाल लिए, क्या निकालने गुणांक निकालने। तो हमें क्या करना है प्रश्न की तुलना। प्रश्न क्या है आपका 4u² + 8u है ना, इसकी तुलना करेंगे इससे। तो यहाँ पर x² चर है, यहाँ पर u² चर है तो x² जी चर के बराबर होगा, x² है तो यहाँ u² है तो ये तो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। आप बोलोगे सर कैसे कट जाएंगे, ये x है वो u है। हाँ x और u अलग अलग संख्याएं हैं लेकिन j भी यहाँ पर चर है, j भी यहाँ पर चर है ना, तो ये समान हो जाएंगी। तो यहाँ x² है तो यहाँ पर u² है, यहाँ पर a है, हमें सिर्फ गुणांक लिखना है। यहाँ पर a है, यहाँ पर क्या है 4 तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। यहाँ पर b है, यहाँ पर x है, यहाँ पर u है तो x और u है ना, ये दोनों 4 हैं। यहाँ पर b है और यहाँ पर क्या है 8 तो b बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा। b बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और c यहाँ पर c है, यहाँ पर कुछ नहीं तो हम बराबर प्लस में 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 जोड़ने और या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तो 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर c है, यहाँ पर क्या है 0 तो c बराबर क्या है 0। तो हमारे पास क्या होगा a b c के हमें गुणांकों के मान मिल चुके हैं। हम शून्यकों का योगफल याद कर देते हैं। तो शून्यकों का योगफल क्या है अल्फा धन बीटा, तो अल्फा क्या है 0 धन बीटा क्या है ऋण का 2 बराबर जी सूत्र का ऋण b का मान कितना है 8 बटे a का मान कितना है 4, दोनों को हल कर देंगे है ना। तो 0 में जी क्या है धन और ऋण का गुणा हुआ तो ऋण का 2 और 0 जोड़ने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस साइड 4 दूनी 8 तो क्या आ गया ऋण का 2, ऋण का 2 बराबर ऋण का 2। जी सत्यता की जांच हो गई। शून्यकों के गुणनफल की सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो अल्फा बराबर क्या है 0 गुणा बीटा बराबर क्या है ऋण का 2 बराबर c बराबर क्या है हमारे पास 0 बटा a बराबर क्या है 4। तो शून्य का किसी भी संख्या में गुणा करने पर क्या मिलता है 0 मिलता है, और 0 में किसी संख्या का भाग लगाने पर क्या मिलता है 0। तो 0 बराबर 0 जी हमारी हो गई शून्यकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच हो गई। आशा करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे है ना। चलो एक सवाल और करवाते हैं हम, बाकी के बचे सवालों को आप लोग करना है ना। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा, यहाँ पर भी हम सिर्फ जे मिटा देंगे है ना, क्योंकि तुलना तो करनी ही पड़ेगी। तो हम बस क्या हम करते हैं इतना बस साफ कर देते हैं, क्योंकि इसकी हमें अभी फिर से आवश्यकता पड़ेगी तो पुनः फिर से हमें लिखना नहीं पड़ेगा है ना। तो सवाल है हमारा t² - 15। क्या है सवाल t² - 15। हमें क्या निकालने हैं इसके शून्यक निकालने। शून्यक निकालने मतलब इसको क्या करना है शून्य के बराबर करना है। तो क्या हो जाएगा बराबर में 0। अब देखो
इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, है ना। या तो 15 के ऊपर करनी लगा के वर्ग लगा दें, है ना, सूत्र की सहायता से, या बिना सूत्र की सहायता से भी कर सकते हैं। कैसे, देखो जी क्या है टी स्क्वायर, जी धन ऋण का 15 है, जी क्या है ऋण का 15, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा धन का 15, और धन लगा देने तो जी बराबर के इस ओर आया तो क्या हो गया धन का 15। अब क्या होगा, जब जी वर्ग इस साइड जाता है तो क्या बनाता है करनी। या तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि जब जो वर्ग है इस साइड यदि किसी संख्या पर वर्ग लगा है और वो अगर बराबर के उस ओर जाएगा तो वो बराबर के उस ओर वाली संख्या पर क्या बना देगा, करनी बना देगा। सिर्फ करनी नहीं बनाएगा और क्या क्या साथ साथ धन और ऋण दो चिन्ह भी लेके जाती है साथ में, है ना। तो टी का मान क्या हो गया धन ऋण करनी 15, तो एक बार लिख देंगे धन का करनी 15 और एक बार लिख देंगे टी का मान ऋण का करनी 15। एक इस तरीके से कर सकते हैं ना। तो हमारे पास क्या होगा, टी के एक को बोल देंगे एल्फा, एल्फा बराबर करनी 15 और इसको बोल देंगे क्या बीटा, बीटा बराबर ऋण का करनी 15। एक तो जे हो गया। या फिर दूसरा तरीके से यदि आप लोग करना चाहो तो उसको भी हम बता दे रहे हैं, यहीं पर देख लो दूसरा तरीका। क्या दूसरा या दूसरी विधि या दूसरा तरीका क्या करोगे आप लोग, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। कैसे, जे यहाँ पर आएगा नहीं शायद, है ना, यहाँ पर बता देते हैं ना, फिर हम उसको हटा देंगे, कोई एक बचा रहने देंगे। दूसरा तरीका क्या है कि टी स्क्वायर लिखा है और जी क्या लिखा है 15, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं टी स्क्वायर 15 के ऊपर हम क्या लगा दें करनी लगा दें और इस पर वर्ग लगा दें, लिख सकते हैं ना, क्योंकि वर्ग से करनी कट जाएगी सेम बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखो एक सर्व समीकरण लग गई, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, कक्षा 9वीं में अध्याय 2 में सीखी हमने। ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग क्या होता है, एक कोष्टक में ए धन बी, एक कोष्टक में ए ऋण बी, है ना। तो जब 0 के बराबर आ जाएगा तो क्या होगा, ए का मान कितना है टी, ये सर्व समीकरण है। जहाँ यहाँ देखो इस टाइप की लिखी ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, यहाँ पर लिखा टी का वर्ग ऋण करनी 15 का वर्ग, तो ए बराबर टी और बी बराबर करनी 15। तो जहाँ जहाँ ए वहाँ वहाँ टी लिख देंगे और जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ क्या लिख देंगे करनी 15। तो ए धन बी, तो ए क्या है टी धन, बी का मान कितना है करनी 15 और ए का मान क्या है टी धन ऋण, बी का मान कितना है करनी 15। तो इस तरीके से और बराबर में क्या रख देंगे 0, तो एक बार इसके बराबर में 0 और एक बार इसके बराबर में 0, है ना। तो देखो जिस साइड धन का है उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा ऋण का हो जाएगा, और जो इस साइड किसका है ऋण का उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा धन का हो जाएगा। तो देखो टी के दो मान मिले, ऋण करनी 15 धन करनी 15, वो यहाँ भी वही मिले थे, ऋण करनी 15 और धन करनी 15। आप इससे चाहो तो ऐसे कर सकते हो, इस तरीके से चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई एक तरीका लिख लेंगे, है ना। तो हमें एल्फा और बीटा के मान मिले, हम क्या निकाल लेते हैं इसके गुणांक निकाल लेते हैं। तो इसकी तुलना किससे कराएंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 की तुलना कराएंगे हम किससे, द्विघातीय बहुपद से। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर टी स्क्वायर लिखा, अचर लिखा है, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या होता है कुछ नहीं होता तो एक होता है, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर क्या एक, तो ए बराबर क्या मिल जाएगा 1। अब b की बात करते हैं, तो यहाँ पर b बराबर क्या है, तो देखो यहाँ पर चर क्या है x, तो यहाँ पर चर क्या होना चाहिए था, यदि t होता तो b का मान क्या हो जाता करनी 15, लेकिन t नहीं है, है ना। तो जी किसका मान है, जी 15 जो है इसका मान नहीं है, जी किसका मान है अचर का। यहाँ पर x, क्योंकि यहाँ पर x है तो यहाँ पर t वाला कोई गुणांक ही नहीं है, है ना। तो क्या कर देंगे b वाला, जब b जो b के गुणांक वाला x के गुणांक का, x का गुणांक क्या है b, इसका कोई क्या नहीं है पद ही नहीं है, तो b बराबर क्या हो जाएगा 0, है ना। या फिर हम इसको चाहो तो आप सुधार के ऐसा लिख सकते हैं, कैसे टी स्क्वायर ऋण या टी स्क्वायर धन, क्या लिख दोगे अपन इसको 0 टी ऋण का 15। देखो इसी टाइप का, क्योंकि 0 टी लगाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि 0 टी जे टी स्क्वायर ज्यों कहते हैं और ऋण का 15 ज्यों कहते हैं, हमने क्या लगा दिया 0 टी, क्योंकि 0 का टी में गुणा होगा तो 0 पद हो जाएगा, है ना। तो अब तुलना करोगे तो x यहाँ पर x है, यहाँ पर t है, यहाँ पर b है, तो यहाँ पर क्या है 0, या फिर हम डायरेक्ट भी लिख रहे थे, है ना। तो b बराबर हो जाएगा 0 और c बराबर क्या हो जाएगा ऋण का 15। c यहाँ पर अचर पद है, ये अचर पद है, c बराबर क्या हो गया ऋण का 15। तुलना कर लेते एल्फा धन बीटा, तो एल्फा बराबर क्या है करनी 15 धन बीटा का मान क्या है ऋण करनी 15 बराबर ऋण बी का मान कितना है 0 बटे ए का मान कितना है 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
करणी 15, धन और ऋण का गुणा हुआ तो ऋण करणी 15, धन करणी 15, ऋण करणी 15। एक धन का एक ऋण का हो तो क्या होते हैं, घटते हैं। एक का भाग लगाएंगे 0 तो 0, और ऋण का भी 0 में गुणा हुआ तो 0। धन के करणी 15, ऋण के करणी 15। एक धन का एक ऋण का तो क्या हो जाएगा, घटेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 बराबर 0। तो एक बात तो ये रही। यहाँ पर देख लेते एल्फा, एल्फा का मान क्या है, करणी 15 गुणा बीटा का मान क्या है, ऋण करणी 15 बराबर सी का मान कितना है, ऋण का 15 बटे ए का मान कितना 1। तो यहाँ पर गुणा करेंगे है ना, तो देखो करणी 15 और करणी 15, जब करणी के अंदर कोई संख्या बंद हो और दोनों संख्याओं का है ना एक ही करणी के अंदर एक ही संख्या का गुणा उसी संख्या से करते हैं तो वही संख्या बाहर निकल आती है। हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि यदि करणी 3 का गुणा करणी 3 में करेंगे तो उत्तर क्या आएगा 3। यदि करणी 4 का गुणा करणी 4 में करोगे तो उत्तर आएगा 4। यदि करणी 5 का गुणा करणी 5 में करोगे तो उत्तर आएगा 5। क्यों, क्योंकि 4 और 4 का वर्ग, 4 का गुणा 4 में हुआ तो क्या हो जाएगा 4 चौके 16, और 16 क्या होता है 4 का वर्ग होता है, वर्ग से करणी कट जाएगी। 3 और 3 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 3 3 का 9, और 9 क्या होता है 3 का वर्ग होता है, तो वर्ग से करणी कट जाएगी। तो मतलब करणी के अंदर यदि जो संख्या बंद है और उसी संख्या का गुणा उसी संख्या में करोगे तो वही संख्या क्या आ जाती बाहर। करणी 15 का करणी 15 में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा बाहर 15, और जी क्या है ऋण, और जी क्या है धन, धन ऋण का गुणा होगा तो क्या बन जाएगा ऋण। इस साइड 1 का भाग लगाएंगे करणी 15 में, सॉरी ऋण 15 में, तो ऋण 15 ही आएगा। तो जी हो गई हमारी क्या, गुणांकों और शून्यकों के बीच सत्यता की जांच। इस प्रकार जी हमारे सवाल हुए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। बाकी के शेष प्रश्न आप लोग करना, जो ना बने तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना, हम कमेंट बॉक्स में इसके हल करा देंगे। अगली वीडियो में अपन पढ़ते हैं इसके क्या, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में अपन क्या पढ़ेंगे, अभी हमें क्या दिए गए थे, बहुपद दिए थे, हमने शून्यक निकाले। अब हम पढ़ेंगे, हमें शून्यक दिए रहेंगे, हम बहुपद बनाना सीखेंगे। थैंक यू।